तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स के अंदर में एक ब्रांच होता है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर में एक ब्रांच होता है जिसको कैलकुलस कहते हैं। और कैलकुलस के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। मैथमेटिकल के अंदर में जो कैलकुलस ब्रांच होता है उसके अंदर में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। और डिफरेंशियल का मतलब होता है डेरिवेटिव या फिर कुछ वैल्यू, किसी भी फंक्शंस का कुछ वैल्यू। और इस डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव या कुछ वैल्यू होता है फंक्शंस का, उसको फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसी प्रकार होता है नेक्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर इंटीग्रल का मतलब होता है किसी भी फंक्शंस का कुछ ना कुछ वैल्यू। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू की बात करूँ, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है या कोई भी फंक्शंस का कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो सकता है, उसके वैल्यू में चेंज होता है डेरिवेटिव का मतलब। और यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है और उस वैल्यू को जो फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस क्या, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शंस का स्पेसिफिक वैल्यू और उस वैल्यू को जो फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। ये इंटीग्रल कैलकुलस का इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, इंटीग्रेशंस को हिंदी में कहा जाता है समाकलन। अगर नहीं पता तो याद रख लीजिएगा। ओके, इंटीग्रेशंस को क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, अवकलन पढ़े हैं, उसी का इनवर्स फॉर्म होता है या इनवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। कौन? इंटीग्रेशन। विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एरिया, वॉल्यूम, and their generalization. Generalization, it means in physics to make measurement when a physical quantity varies in a continuous manner. तो इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है जिसका उपयोग हम लोग एरिया या वॉल्यूम या उसका सामान्यीकरण जो है उसको कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फिजिक्स में मेज़रमेंट करने के लिए, किस चीज़ का मेज़रमेंट करने के लिए? तो फिजिक्स में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है वो लगातार चेंज होते रहता है। तो वो कितना चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो उन सभी को कैलकुलेट करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन इज समेशन। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग और क्या होता है? समेशन होता है। समेशंस का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को आपस में ऐड कर देना, उसको कहते हैं समेशन। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कर्व। और ये जो इंटीग्रेशंस का जो सिंबल है या नोटेशन है, आप कैसे जानेंगे किसी भी फंक्शंस को देखकर कि उसका इंटीग्रेशन करना है या यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात की जा रही है? तो उसका नोटेशन होता है कर्व। ये जो लाइन देख रहे हैं ये इंटीग्रेशंस का सिंबल है। ये आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और इस कर्व या इस सिंबल का मतलब भी होता है सेम समेशन, फॉर द समेशन। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग इंटीग्रेशंस का ज्यामितीय अर्थ समझेंगे कि एक्चुअल में हमको बोलना क्या चाहता है। ग्राफिकली प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इंटीग्रेशंस को ग्राफिकली समझने के लिए हमारे पास x और y दो एक्सिस है, या हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमारे पास एक फंक्शन है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसमें दो आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ p और q। और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1। उसी प्रकार पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, अब इस फंक्शंस को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे भाग में जब डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रिप मिलते हैं।
नंबर ऑफ स्ट्रिप बोलने का मतलब छोटा छोटा भाग मिलता है, इस पी क्यू फंक्शंस का छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है, तो उसी टुकड़ा को बोला जाता है स्ट्रिप या स्मॉल एलिमेंट बोल दिया जाता है। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। इन सभी की थिकनेस कितनी है, dx है, dx है, dx है, dx है। और कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप है पी क्यू फंक्शंस के अंदर में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारे पास n स्ट्रिप है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्ट्रिप है उसको हम लोग नाम दे दिए हैं पी क्यों, वैसे यहाँ पर और बहुत सारे स्ट्रिप मिलते, तो यहाँ से हम लोग डिफाइन करने के लिए केवल एक स्ट्रिप को कंसिडर किए हैं, EFCD। और अगर हम लोग पूरे पी क्यू फंक्शंस को डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं PA और QB। तो हमको PA QB के अंदर में कितना एरिया कवर कर रहे हैं उस एरिया को डिफाइन करना है या उसके वॉल्यूम को डिफाइन करना है, वहीं इसका क्या डिफाइन करेगा, इंटीग्रेशन होगा, वहीं इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग पूरे एरिया को, हमारे पास n स्ट्रिप है तो सभी को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं या छोटा सा भाग लेते हैं EFCD। अगर इसको हम लोग डिफाइन कर लिए, इसका इंटीग्रेशन, इसको हम लोग डिफाइन कर लिए या इंटीग्रेशन कर लिए, तो सभी को हम लोग एक साथ डिफाइन कर सकते हैं थ्रू दिस समेशन फॉर्म, या फिर समेशंस की जगह हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशंस का मतलब ही होता है समेशन। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, पी क्यू यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट है किसी भी फंक्शंस का, और x1 x2 y1 y2 ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, और CDEF क्या है, स्मॉल एलिमेंट है या स्ट्रिप है, और PABQ क्या है, एरिया है। फंक्शन का जो पी क्यू आर्बिट्ररी पॉइंट है उसके द्वारा कवर्ड एरिया है कौन, PABQ। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 n ये सब क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप है। तो ये सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पी क्यू यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी पॉइंट है किसी भी फंक्शंस में, x1 y1 x2 y2 यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट है, और CDEF यहाँ पर क्या चीज़ है, स्मॉल एलिमेंट है या स्ट्रिप है किसी भी फंक्शंस का, और PABQ क्या चीज़ है, यहाँ पर जो फंक्शन हमको दिया हुआ है उसके द्वारा कवर्ड एरिया है, और 1 2 3 डॉट 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 n ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ स्ट्रिप है। सॉरी फॉर दैट। तो आई होप ये डायग्राम और ये सारा चीज़ जहाँ पर जो यहाँ पर जो पॉइंट नोट किया हूँ वो आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पर dx की बात करते हैं, तो dx यहाँ पर क्या है, जो छोटा छोटा स्ट्रिप लिए हैं उसकी थिकनेस है, उसकी थिकनेस है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसकी ब्रेथ है। और यहाँ पर एक और टर्म्स लिखा हुआ यहाँ पर y, y यहाँ पर क्या काम करेगा, लेंथ का काम करेगा। किसका लेंथ होगा ये, तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर किए हैं इसका लेंथ होगा, और dx यहाँ पर क्या होगा, इसका थिकनेस, या इसी को हम लोग ब्रेथ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर y क्या चीज़ है, dx क्या है, ब्रेथ है या फिर थिकनेस ऑफ द स्मॉल एलिमेंट और स्ट्रिप, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और y यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एरिया है CDEF, अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ हम लोग क्या कंसिडर किए, y कंसिडर किए, और ब्रेथ यहाँ पर क्या कंसिडर किए, dx। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, y/dx। अब इसी प्रकार इस वाली स्ट्रिप का, इस वाली स्ट्रिप का, इस वाले, ऐसी मेरे पास n स्ट्रिप है, तो सभी का मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। तो एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप PAB। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, समेशन लगा दूंगा, और समेशन मैं कहाँ तक रखूंगा, i = 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर y/dx। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सभी को एक साथ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मुझे पूरा PQ पॉइंट के द्वारा जो कवर्ड एरिया है उस एरिया का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा, मुझे एरिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए फंक्शंस के द्वारा जो एरिया कवर किया गया है उसका एरिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी को यहाँ पर समेशंस के जगह पर हम लोग किसका एरिया निकाल लिए, PABQ का एरिया निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा। और इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, PA से लेकर QB तक। कहाँ से कहाँ तक लेकर, PA से लेकर QB तक। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा वही क्या होगा,
इसका एरिया होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था इंटीग्रेशंस क्या होता है, किसी भी फंक्शंस का या फिजिकल क्वांटिटी का जो एरिया होता है उसको फाइंड करने का प्रोसेस होता है या कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशंस के थ्रू। तो इसी को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से बस केवल एक ही चीज़ जानना है आप लोगों को, वो जो एरिया होता है छोटे छोटे स्ट्रिप का बड़े से एरिया को डिफाइन करना है। तो छोटा सा एरिया लेकर पूरे एरिया को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐड करके। उसी प्रकार इंटीग्रेशंस के थ्रू भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, छोटे से स्ट्रिप को डिफाइन करके पूरे एरिया को हम लोग एक साथ डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेशंस के थ्रू। तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया है, एरिया ऑफ पी ए बी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी ए टू क्यू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर क्या था, y dx है। तो हम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। इसलिए हम लोग y को हटाकर क्या कर दिए, एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो हम लोग को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसी को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इंटीग्रेशंस के टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशंस को जो है टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और सेकेंड होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है निश्चित समाकलन और इसको बोला जाता है अनिश्चित समाकलन। तो यहाँ पर डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस क्या होता है, दोज इंटीग्रेशन whose value is fixed are called definite integration। वो इंटीग्रेशन जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है उसको कहा जाता है डिफाइनाइट या निश्चित समाकलन। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमको एक एरिया दिया हुआ था। एरिया क्या दिया हुआ था, पी ए क्यू बी दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमको इस एरिया का लिमिट पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है, पी ए से क्यू बी तक फैला हुआ है। तो पी ए को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, क्यू बी को बी कंसिडर कर लेते हैं। तब इसी फार्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पी ए क्यू बी इज इक्वल्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे पता है कि ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ तक फैला हुआ है, कितना एरिया कवर किया हुआ है, तो ए से लेकर बी तक एरिया कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर इस फंक्शंस का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। हमको पता है कहाँ से कहाँ तक है इसका रेंज, कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक। तो इसी वजह से यहाँ पर फंक्शंस का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इसी वजह से इस टाइप के इंटीग्रेशंस को क्या कहा जाता है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस कहा जाता है। और इसी का एक और नाम है, इसी को कहा जाता है लिमिट इंटीग्रेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिमिट इंटीग्रेशन। तो आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। दोज इंटीग्रेशन हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स आर कॉल्ड इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो ऐसा इंटीग्रेशन, ऐसा समाकलन जिसमें फंक्शंस का वैल्यू क्या नहीं हो, फिक्स्ड नहीं हो, मतलब उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो। तो उस सिचुएशंस में उसी इंटीग्रेशंस को क्या कहा जाता है, अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक एरिया है पी ए क्यू बी और ये इनफाइनाइट है। इसका एरिया क्या है, इनफाइनाइट है। मुझे नहीं पता है कि पी ए क्यू बी का एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, मुझे नहीं पता है। यह हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इसका एरिया इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। तो उस सिचुएशंस में इसका जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ पी ए क्यू बी, इसको लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगा हुआ है क्योंकि हमको पता ही नहीं है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इस टाइप का अगर आप लोग को इंटीग्रेशंस दिखे तो आप लोग समझ लेना वहाँ पर इनडेफिनिट या इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की बात हो रही है।
तो इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशंस के बारे में जितना बात कर रहे थे, ये सारा चीज़ उसका डेफिनेशन है और उसका कॉन्सेप्ट है और उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग है। अभी ये थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी लगने लगेगा आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा रुख कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि इंटीग्रेशंस एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो कितने टाइप से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही होगा लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो वो अलग अलग तरीका कौन सा है उसको पहले देख सकते हैं या देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमको वही फंक्शंस दिया हुआ है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। जब मैं तुम लोग को डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको जेई नीट या 11th क्लास के फिजिक्स में ऐसा पूछा जाए और फंक्शन वही है, और यहाँ पर आप इसको ध्यान नहीं दिए कि इंटीग्रेशन करना कि डिफ्रेंशिएशन, और आप कर दिए डिफ्रेंशिएशन, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है, इफ़ यू हैव, यदि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी को ऐसा भी पूछा जा सकता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन व्हाट विल बी दी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का, वो ये है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रेशन y डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इंटीग्रेशन ऑफ y डी एक्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक और तरीका है, डायरेक्ट आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। जो हमको फंक्शंस दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ध्यान देना, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो इतने तरीके से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सभी क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, मीनिंग केवल और केवल एक है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है। दैट मीन्स हेयर we have to calculate the value of I। आई होप आप सभी को ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कि यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन में करे थे। पहले हम लोग क्वेश्चन लिए थे, उसके बाद हम लोग फार्मूला लिखे थे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, जो फंक्शंस दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर इसी को मैं डायरेक्ट लिख सकता था, इसी को लिख सकता था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक ही मतलब है। निकालना क्या है हमको, i इज इक्वल्स टू वैल्यू निकालना है, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालना है, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इन सभी का मतलब एक ही है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर dx लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है, तो समझ जाना यहाँ पर जो वैल्यू लिखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो फंक्शन दिया उसका इंटीग्रेशन करना है।
जैसे कि डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स लिखा रहता था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, डी बाई डी टी लिखा रहता था तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था। उसी प्रकार यहाँ पर जो वैल्यू लिखा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो कोई भी फंक्शन अगर आपको x की पावर में दिया हो तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में हमको क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। पावर में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, और एक जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग को नीचे लिख देना है, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो x की पावर 3 हो जाएगा और नीचे में भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई भी आप लोग को इस प्रकार का फंक्शंस दिया हुआ है x की पावर वाले में, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, x की पावर में एक जोड़ देना है, और एक जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग को नीचे लिख देना है। जबकि इसी के अपोजिट हम लोग क्या करते थे डिफरेंशिएशन में हम लोग पावर में जो रहता था उसको सामने ला देते थे और पावर में एक कम कर देते थे। इसीलिए इसको बोला जाता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए इंटीग्रेशन को क्या कहा जाता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आज के इस लेक्चर का हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, और मैं डायरेक्ट बात करूंगा आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना क्या है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 13, और आपको इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हमको दिया हुआ है गिवन दैट f ऑफ x, या इसी को हम लोग y इज इक्वल्स टू कंसिडर कर लेते हैं। इतना निकालना क्या है, i इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। i इज इक्वल्स टू हम लोग को पता है, यहाँ पर आप लोग लिख लेना वी नो दैट करके, वी नो दैट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको x की पावर में 13 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, f ऑफ x की जगह पर x की पावर 13 रखेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 13 और ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे या एक ऐड कर देंगे, और 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को नीचे लिख देना है। ऐसे लिख देते हैं। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, x की पावर में 14 और नीचे में भी 14 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब इससे फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा है, इससे फॉर्मूला निकल के क्या आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ से फर्स्ट फार्मूला हम लोग को मिलने वाला है, फार्मूला फर्स्ट। तो फार्मूला फर्स्ट ये बोलता है, अगर हमको x की पावर में कुछ भी संख्या दिया हुआ है और हमको बोला जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा x की पावर में जो वैल्यू है उसमें हम लोग को 1 ऐड कर देना है, और 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम लोग को क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। तो यही आपका क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला बन जाता है। यही आपका इंटीग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आप लोग को और जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तो आज की इस लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, और थर्ड क्वेश्चन हमको ये बोलता है, यदि आपके पास फंक्शन है और फंक्शन कुछ इस प्रकार है, फंक्शन कुछ इस प्रकार है, तब आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तब आप कैसे फाइंड करोगे, अब तो ये लंबा चौड़ा दिखने लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है।
गिवन दैट। तो हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में 12 13 प्लस एक्स स्क्वायर। निकालना क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं, वी नो दैट। क्या बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ ये है कि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर में 2, ये हमको दिया हुआ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 12, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा, या आप लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 13, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। तो कुछ ऐसा हम लोग को मिल जाएगा। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू मिल चुका था। ओके, तो हम लोग को कुछ ऐसा वैल्यू मिल चुका था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता है x की पावर में जो रहता है उसमें 1 ऐड कर देना और उसी को नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में क्या कर देना है, 1 ऐड करना है, और 1 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को नीचे लिख देना है। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे 13 प्लस 1 13 प्लस 1। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे x की पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, x की पावर में 13 अपॉन 13 प्लस x की पावर 14 अपॉन 14 प्लस x की पावर 3 में और अपॉन में भी 3। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग सारा कॉन्सेप्ट क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना था आप लोगों को, हो सकता है आपके क्वेश्चन में एक्स ना दिया हो और कुछ और फंक्शन दिया हो। तो मैं ऑलरेडी आप लोग को डिफ्रेंशिएशन में बता चुका हूँ कि फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। एक्स की जगह पर क्या क्या हो सकता है, टी हो सकता है, थीटा हो सकता है, आर हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, क्योंकि केवल वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पर मैं 2 वर्ड यूज़ किया हूँ, वेरिएबल कांस्टेंट। और वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आप लोग सारा लेक्चर जाकर लाइन से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए दूसरे फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा था। तो आज के इस लेक्चर का 4th क्वेश्चन होने वाला है। तो 4th क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तो 4th क्वेश्चन हमको ये बोलता है, यदि हमारे पास एक फंक्शन है t का और हमको ये बोला जा रहा है t के पावर में 3 है प्लस t के पावर में 4 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब कई लोग को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता, हम लोग तो x वाले पढ़ें, ये t वाला कहाँ से आ गया। तो भैया यहाँ पर जो फंक्शन दिया वो किसका फंक्शन है, t का, और वहाँ पर जो फंक्शन था वो किसका था, x का था। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रोसीजर वही रहेगा। यदि इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसा बोला जाता कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, तब भी आपको यही करना पड़ता जो मैं अभी करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हमको दिया क्या है, तो हमको दिया हुआ है एफ टी का फंक्शन दिया हुआ है, और टी का फंक्शन है टी के पावर में 3 और टी के पावर में 4। निकालना क्या है, इंटीग्रेशन। और हम लोग को पता क्या है, हम लोग को पता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है और डी एक्स होता है। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है टी के पावर 3 और टी के पावर 4, ये हमको दिया हुआ है।
और यहाँ पर आ जाएगा dx। हम लोग फिर से यहाँ पर क्या कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 3। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर t का फंक्शंस दिया हुआ है ना, तो ये dx जो है dt हो जाएगा, dx जो है dt हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा कि दिए गए फंक्शंस का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, ओके, द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ गिवन फंक्शन। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 4 dt, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब चलिए फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब इंटीग्रेशंस करते हैं किसी भी फंक्शंस का, तो पावर में जो दिया रहता है उसमें क्या कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं, और पावर में 1/8 करने के बाद जो आंसर मिलता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं प्लस। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, t के पावर में जो 4 है उसमें 1/8 कर देते हैं, और नीचे में क्या कर देते हैं, उसी को लिख देते हैं। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू टी के पावर में 4 और नीचे में भी 4 मिल जाएगा। यहाँ पर भी t के पावर में क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप अब आप लोग को जो फर्स्ट वाला फार्मूला है, तो उस फार्मूला से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो सॉल्व किए हैं वो कौन से फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पर फार्मूला को एक बार और लिख देता हूँ मैं। तो फार्मूला को याद रखिएगा। तो फार्मूला हम लोग का क्या था, फार्मूला फर्स्ट था, और फार्मूला क्या था, यदि x की पावर में n है और हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमेशा क्या मिलेगा हमको, उस पावर में 1 जोड़ देंगे, 1/8 कर देंगे, और 8 करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को नीचे लिख देंगे। तो यही आपका क्या है, फर्स्ट फार्मूला है, ओके, यही आपका क्या है, फर्स्ट फार्मूला। याद रखिएगा इसको। अब चलिए इंटीग्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कैसे बात करेंगे, तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि उससे क्या फार्मूला निकल के आ रहा है या क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो आज के इस लेक्चर का 5th नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है, यदि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x की पावर में 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है b x की पावर में 8, जहाँ पर a और b क्या है, जहाँ पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब इसका वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तब आपको निकालना क्या है, i इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब इस फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x की पावर 7 प्लस b x की पावर 8, ये हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है इसका, हमको इंटीग्रेशन, ओके, जहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग को पता है इंटीग्रेशंस का वैल्यू क्या होता है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f ऑफ x dx होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो f ऑफ x है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, a x की पावर में 7 b x की पावर में 8, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a ऑफ x की पावर 7 dx प्लस इंटीग्रेशन b x की पावर 8 dx। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का।
ये बार बार यूज़ होता है। तो जो कांस्टेंट दिया रहता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और जो वेरिएबल बचा है उसी बस को अंदर रखते हैं, क्योंकि वेरिएबल बस का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। ओके, उसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, b यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x⁸ और यहाँ पर dx। ओके, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x⁸, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x⁷, तो उसी बस का क्या होगा इंटीग्रेशन होगा। अब चलिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a और इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x⁻, 7+1/7+1। ठीक है, कैसे आया, पावर में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसी को नीचे लिख देना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे x⁻, में क्या आ जाएगा 8+1/8+1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x⁻, 8/8 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा b x⁻, 9 और नीचे में क्या मिलेगा 9। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, अगर कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है वेरिएबल के साथ में तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में निकलता था, और केवल वेरिएबल का क्या होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। एक और नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, कैसा हो भाई, f(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है, f(x) इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 1 है। अब आपको इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पर 1 की जगह पर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करना है, तो फिर से वही चीज़ करना है। हम लोग को क्या दिया हुआ, f(x) दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है 1, निकालना है i, और हम लोग को पता है i इज इक्वल्स टू होता है f(x) और यहाँ पर होता है dx। तो यहाँ पर f(x) का वैल्यू रखेंगे, कितना होता है 1, ये हो जाएगा dx। तो इस सिचुएशंस में क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ऐसा हो x का कोई भी फंक्शन नहीं दिया हो, केवल कांस्टेंट दिया हो, ध्यान से देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए थे, तो इसमें तो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगा था कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर दो, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ ये है, अगर आपको f(x) का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, उस फंक्शंस की जगह पर केवल कांस्टेंट वैल्यू है, केवल उस फंक्शंस की जगह पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो याद रखिएगा, जिस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करने को कहा है वही फंक्शंस यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया हुआ है, x का कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यदि f(x) की जगह पर x का फंक्शन ना देकर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दिया जाए और उसका आपको इंटीग्रेशन करने बोल दिया जाए, तो याद रखिएगा उसका वैल्यू वही होगा जो फंक्शंस का होता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना रहता है। तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को यहाँ इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए और कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं आज का, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है f(x) इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसको हम लोग cx कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको निकालना है इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो क्या करना है, तो फिर से वही चीज़ करना है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है और जो निकालना है उसको लिखना है।
अब मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ बार बार, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो वो वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी एक्स, ये हमको दिया हुआ है और इसका हमको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना, डिफ्रेंशिएशन करना, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस सी एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर a को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 1dx, यहाँ पर b को बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा 1dx, और यहाँ पर अगर मैं c को बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा x dx। तो यहाँ पर फिर से वही वाला कंडीशन आ गया 1dx। तो इस सिचुएशंस में जिस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ax, इसका आंसर क्या हो जाएगा bx, और इसका आंसर क्या हो जाएगा c। यहाँ पर x दिया हुआ है और x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये हो जाएगा, पावर में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को नीचे लिख देंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल जाएगा i इज इक्वल्स टू ax, सॉरी फॉर दैट, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, ax प्लस bx प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 से, तो वो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो कुछ ऐसा रहेगा। आप लोग इसको फार्मूला 2 कंसिडर कर सकते हो या फिर इसको कॉन्सेप्ट कंसिडर कर सकते हो। और ये फार्मूला 2 या ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है या इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना रहता है वही उसका आंसर होता है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकल गया है, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया, तो यही इसका क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर था ए डी एक्स, ए यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1 आ गया, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वहीं इसका आंसर होगा, x आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी x आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आज के इस लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे क्योंकि अब इधर जितना मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो डायरेक्ट यूज़ होता है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेशंस में जितने फार्मूला हैं जो डायरेक्ट यूज़ होते हैं उसको देखने वाले हैं। ओके, तो कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड फार्मूले की। तो फार्मूला थर्ड क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यदि आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और इसका आपको इंटीग्रेशन करने बोला जाए, किसके रिस्पेक्ट में, dx, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा, हमेशा e के पावर x ही होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन में देखते थे, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता था, वैसा ही होता था, जैसे e के पावर x दिया हुआ है तो e के पावर x ही रहेगा। अच्छा, इसके साथ हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखे थे कि वेरिएबल x के साथ कोई फंक्शंस, कोई कांस्टेंट या कोई अदर फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शंस का या उस कांस्टेंट का एक बार और डिफ्रेंशिएशन होता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा, अगर x के साथ में कोई और वेरिएबल या कोई और फंक्शंस दिया हुआ है तो उसका एक बार और इंटीग्रेशन नहीं होगा बल्कि वो नीचे में शिफ्ट हो जाएगा। खैर, आप लोग के जेई नीट और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म दिया हुआ है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है। ये आपका फार्मूला नंबर 3 है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, फार्मूला नंबर 4।
फार्मूला नंबर 4 क्या बोलता है, यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शंस क्या है 1/x है और आपको बोला जा रहा है इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा, हमेशा log x होगा, याद रखिएगा। जबकि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, फंक्शन जो है log x देते थे तब उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1/x होता है, जबकि इसमें उल्टा हो रहा है इंटीग्रेशन में। इसीलिए तो बोला जाता है कि इंटीग्रेशंस क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस होता है। किसका इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो ये रहा फार्मूला 4। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं, फार्मूला नंबर 5 के। फार्मूला नंबर 5 की बात करते हैं। तो फार्मूला 5 क्या बोलता है, यदि आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है और वो फंक्शंस क्या है, साइन एक्स है, और आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका होता है माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। जबकि वहाँ पर क्या होता था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, प्लस कॉस एक्स होता था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस कॉस एक्स। इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, फार्मूला नंबर 6 की बात करते हैं। फार्मूला 6 की बात करते हैं, और फार्मूला 6 क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शंस कैसा है, cos x है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलेगा, साइन वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन, सॉरी यहाँ पर हम लोग फंक्शंस को थीटा नहीं लिए हैं, यहाँ पर हम लोग x लिए हैं, तो इसलिए साइन x हो जाएगा। यदि आप लोग फंक्शन को थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग का 6 नंबर का फॉर्मूला है। अगर आपको कॉस का कोई फंक्शन दिया हुआ है और अगर उसका हमको इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। जबकि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता था माइनस साइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला, सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला 7। तो फार्मूला 7 क्या बोलता है, यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेक स्क्वायर एक्स और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। ठीक है, तो अभी मैं जितना फार्मूला बता रहा हूँ इसका एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिखेगा तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। बस आप लोग को याद रखना है कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इंटीग्रेशन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला नंबर 8 की। फार्मूला 8, और फार्मूला 8 क्या बोलता है, यदि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन है 10x और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, log sec x मिल जाएगा। क्या मिलेगा, log sec x मिल जाएगा। ओके, तो ये हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आप लोग का फार्मूला 8 क्या कहता है, यदि आपके पास फंक्शन है और वो 10x dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला नंबर 9 की। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला नंबर 9 की। यदि आपको कोई फंक्शन दे दिया है और वो फंक्शंस क्या है, फंक्शन है cot x और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा, log sin x। क्या होता है, log sin x। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला नंबर 10 की। तो फार्मूला नंबर 10 क्या बोलता है, यदि आपके पास कोई फंक्शन हो और वो फंक्शन कैसा है जी, cosec स्क्वायर x है और इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा होता है माइनस कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला नंबर 11 की। तो फार्मूला नंबर 11 क्या बोलता है, यदि हमको कोई फंक्शंस दिया हुआ है
यदि हमको कोई फंक्शंस दिया हुआ है u और v, ये दो फंक्शन दिया हुआ है और दोनों वेरिएबल हैं, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तब क्या होगा, अब यहाँ पर दो फंक्शंस दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन में भी दो फंक्शन दिया रहता तो फार्मूला अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन फार्मूला को बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ प्रॉब्लम करवा देता हूँ, उसके ज़रिए ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला नंबर 11, तो मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, और ये आज का इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। और हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, x और sin x है, और हमको यहाँ पर निकालना है क्या, इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन निकालना रहता तो इजीली निकाल सकते थे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, लेकिन हमको निकालना क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से वही कंसिडर करना है। हम लोग जानते हैं i इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स और डी एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं और इसको सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको जो फंक्शंस दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं और sin x को सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखना है, सेकेंड फंक्शंस का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले फंक्शंस का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। उसके बाद सेकेंड वाले फंक्शंस का फिर से इंटीग्रेशन। उसके बाद जो आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब भी कुछ देर पहले मैं बताया था। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। ओके, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर में क्या है 1 है, और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर देते हैं, पावर में 1 कम कर देते हैं और पावर को सामने ला देते हैं। तो पावर में 1 है, 1 में 1 गया, 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। ओके, और पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x, और ये हो जाएगा कॉस x, और ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर बचेगा कॉस x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट पहले हम लोग कुछ देर पहले देखे थे। तो कॉस x का होता है प्लस साइन x, क्या होता है, प्लस साइन x। तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा माइनस x कॉस x प्लस साइन x। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, तो इस क्वेश्चन से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि यदि हमको दो फंक्शंस का वेरिएबल दिया हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं उसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या किए हम लोग, फर्स्ट फंक्शंस को वैसे ही लिखे हैं और सेकंड का क्या किए, इंटीग्रेशन किए हैं। ओके, उसके बाद माइनस लिखे हैं, उसके बाद फर्स्ट का क्या किए, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन किए हैं। उसके बाद हम लोग को जो आंसर मिला इसके बाद उसका फिर से हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन किए हैं, उसका फिर से हम लोग क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं। यही आपका क्या है, फार्मूला नंबर 11 है।
यही आपका क्या है, फॉर्मूला नंबर 11 है। ओके, यही आपका क्या है, फॉर्मूला नंबर 11 है। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि यहाँ पर जितना फॉर्मूला लिखा हूँ वो आप लोग को क्या हो जाए, समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आज की इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए और आप लोग को समझ में भी आ जाए और ईजी रहेगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इस बार मैं x की जगह x ही लेता हूँ और साइन की जगह पर यहाँ पर मैं cos x ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, i निकालना है। ओके, हमको निकालना क्या है, i निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। हम लोग को निकालना क्या है, i, और हम लोग को पता है i इज इक्वल्स टू होता है f ऑफ x dx होता है। और f ऑफ x की जगह पर हमको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और cos x दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, x को फिर से फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं और cos x को सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो i इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखना है, सेकेंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सेकेंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड फंक्शन का क्या करना है, फिर से हमको इंटीग्रेशन करना है। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा हमको उसको फिर से इंटीग्रेशन कर देना है, फिर से इंटीग्रेशन कर देना। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, x। और अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x माइनस, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस sin x और पूरे का इंटीग्रेशन। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल्स टू x sin x माइनस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन। i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब भी कुछ देर पहले देखे थे, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ओके, और इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा x sin x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा cos x। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो अभी मैं जितना फॉर्मूला लिखवाया था उसमें से कुछ फॉर्मूला यूज़ हो गया यहाँ पर, और जो डबल फंक्शंस का इंटीग्रेशन वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो आई होप ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग का इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट होता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब आगे मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम में ज़्यादा यूज़ होता है, या जेई एग्ज़ाम है या नीट एग्ज़ाम है या 11th 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, केवल उन्हीं फार्मूला को यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा कि हम लोग इंटीग्रेशन में कितना कितना फार्मूला पढ़े और कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं फार्मूला को पॉइंट आउट करने वाला हूँ जो आपके जेई नीट और 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखे थे, सबसे पहले हम लोग कौन सा फार्मूला देखे थे जी, यदि आपको x की पावर में n दिया हो और इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं और 1 जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसी को नीचे लिख देते हैं। ये आप लोग का क्या है, फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला हम लोगों ने देखा था, यदि आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है और उसके साथ किसी भी वेरिएबल का फंक्शन नहीं है तो इस सिचुएशंस में अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आएगा इसका आंसर, और साथ में जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है वो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि x के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा। थर्ड क्या किए थे हम लोग, यदि आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है और उस कांस्टेंट के साथ में आपको एक फंक्शंस दिया हुआ है x² का और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में,
तो इसका आंसर क्या आ जाता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और जो x का वेरिएबल दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ऐसा हम लोग देखे थे। तो ये हो जाएगा x² dx। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यदि आपको e के पावर में x दिया हुआ है और इसका यदि आपको इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x ही होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यदि आपको 1/x दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। उसके बाद यदि आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है sin x और इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है -cos x। इसी प्रकार यदि आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है cos x और यदि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस में sin x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस में sin x। इसी प्रकार हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक और फंक्शन है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 8। यदि हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है u और v और इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ये हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग इंटीग्रेशंस के लिए जितना फॉर्मूला देखे थे उसमें से केवल ये 8 फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई नीट और 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पढ़ना सभी फॉर्मूला को है आप लोग को, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना फॉर्मूला एटलीस्ट आप लोग को याद होना चाहिए इंटीग्रेशंस के लिए। ओके, बाकी फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा याद होना चाहिए, ये इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग का इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट रह जाता है इंटीग्रेशंस में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।